हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो पूर्व परीक्षाओं पर आधारित प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी, अर्थात 5000 प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही थी, उससे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कुल 50 प्रश्न रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। शयन में कौन सी संधि है? शयन शब्द में कौन सी संधि है? तो शयन में अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको अय, अय, आय, औ तथा आओ की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे शयन में अय की ध्वनि आ रही है ना, शयन अय, मध्य में देखिएगा, बोलने पर अय की ध्वनि आ रही है। उसी प्रकार नयन, नयन में भी अय की ध्वनि आ रही है मध्य में। पवन, पवन शब्द में मध्य में आ रही है औ की ध्वनि आ रही है मध्य में। ठीक है, इस प्रकार अयादि संधि वाले जो शब्द होते हैं उसमें अय, आय, औ या फिर आओ की ध्वनि आती है। उन शब्दों के मध्य में अय, आय, औ या फिर आओ की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, आगे देखेंगे। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो भवभूति ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। निम्न में से कौन सा पार्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो पार्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है इनमें से शिवानी। शिवानी पार्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा गिरिजा, अपर्णा, अर्पणा, ये अर्पणा हो जाएगा, अपर्णा नहीं। ठीक है, शैलजा, इसके अलावा शैल सूता, शैल सूता, अंबिका, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, भवानी, रुद्राणी, ये सभी आपके पार्वती शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नाम है एक, त्रिलोचन की रचना है। नीली रेखा तक, भवानी प्रसाद मिश्र। ये तीनों ही सही है, परंतु लोग भूल गए हैं ये शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित ना होकर के, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, बल्कि यह रघुवीर सहाय द्वारा रचित काव्य संग्रह है। ठीक है, रघुवीर सहाय द्वारा रचित यह काव्य संग्रह है, लोग भूल गए हैं। इसके अलावा रघुवीर सहाय के कुछ अन्य काव्य संग्रहों की अगर बात करें या फिर कुछ अन्य रचनाओं की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, रास्ता इधर से है इत्यादि, ये सभी रचनाएं रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। आगे देखेंगे। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अवधि शिला का उस पार था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में बरवे छंद है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बरवे छंद है। बरवे एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बरवे के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती है। बरवे के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। ठीक है, बरवे एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं एवं दूसरे तथा चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। आगे देखेंगे। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो किरातार्जुनीयम का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। यह बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है जिसमें कुल 18 सर्ग है। किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग है एवं
1040 श्लोक है। ठीक है, किरातार्जुन नियम में कुल 18 सर्ग है एवं 1040 श्लोक है। आगे देखेंगे, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। आगे देखते हैं, निम्न में से एक ओष्ठ्य ध्वनि है, कौन सी? ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। निम्न में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी नहीं है? तो ध ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, यह एक दंत्य ध्वनि है। यह क्या है? एक दंत्य ध्वनि है। ठीक है, यह एक दंत्य ध्वनि है क्योंकि यह दांत और जीभ के स्पर्श से बोला जाता है। ध दांत और जीभ के स्पर्श से बोला जाता है। आगे देखेंगे, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? ये सभी उपसर्ग शब्द है जो किसी अन्य शब्द के पहले आकर, किसी शब्द के पहले आकर या फिर कह दो किसी मूल शब्द के पहले आकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा उपसर्ग है जो अन्य तीनों से भिन्न है? परि उपसर्ग है, ये अन्य तीनों से भिन्न है। किस प्रकार? औ अप। ठीक है, औ अप। इसके अलावा जो दूर शब्द है, औ अप एवं जो दूर शब्द है, जो जैसे औ, एक मिनट, औ अप और ये दूर। ठीक है, औ अप एवं जो दूर शब्द है, ये इन उपसर्गों से मिलकर जो शब्द बनते हैं। ठीक है, इन उपसर्गों से मिलकर जब कोई शब्द बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक शब्द होते हैं, अर्थात वो एक नेगेटिविटी का भाव देते हैं। परंतु जो परि शब्द से जो शब्द बनता है, परि उपसर्ग लगाकर जब कोई शब्द बनाया जाता है तो वो एक सकारात्मक शब्द बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो औ अप और दूर उपसर्ग है, यह हीनता बोधक उपसर्ग है माना जा सकता है। औ अप और दूर उपसर्ग है, ये हीनता बोधक उपसर्ग है, जबकि परि उपसर्ग, परि जो उपसर्ग है यह हीनता बोधक नहीं है। ठीक है, तो आप परि को एक पॉजिटिव सकारात्मक शब्द या फिर कहें तो सकारात्मक उपसर्ग, और औ अप इसके अलावा दूर को आप एक नकारात्मक उपसर्ग के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पंक्तियाँ कबीर की परिचय या फिर कहे तो कबीर परिचय नामक ग्रंथ से ली गई है। कबीर की परिचय में आध्यात्मिक चमत्कारों का उल्लेख किया गया है। इसके रचयिता किसको माना गया है? तो अनंत दास को इसका रचयिता माना गया है। अनंत दास को इसका रचयिता माना गया है। इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे भी। ठीक है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? यानी कि अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास ने की थी? तो हनुमान बाहुक को। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने अपने शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ की रचना की थी। आगे देखेंगे, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलूफर, जिसके रचयिता रहे भीष्म साहनी। भीष्म साहनी द्वारा रचित नीलू नीलिमा नीलूफर सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक उपन्यास है। जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु सही है। खुदा सही सलामत रविंद्र कालिया सही है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो सेतु शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। सेतु एक पुल्लिंग शब्द है। आगे देखेंगे, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है। यह कथन
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति बच्चन सिंह ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति बच्चन सिंह ने अपने किस ग्रंथ में लिखा है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ में लिखा है। किसने? तो बच्चन सिंह ने। ठीक है, बच्चन सिंह ने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति यह कथन अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन माने जाते हैं? तो भास को माना जाता है संस्कृत का प्रथम नाटककार, जो कालिदास से पूर्ववर्ती है। भास को कालिदास से पूर्ववर्ती माना जाता है। इसके अलावा भास ने ही सर्वप्रथम संस्कृत में एकांकी नाटक भी लिखा था। माना जाता है कि भास ने ही सर्वप्रथम संस्कृत में एकांकी नाटक भी लिखा था। आगे देखेंगे। खड़ी बोली का एक अन्य नाम निम्न में से क्या है? तो कौरवी है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, उसी में से एक क्या है? खड़ी बोली, या फिर कहे तो कौरवी। आगे देखेंगे। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक रहे मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक रहे श्री मध्वाचार्य। निम्बार्काचार्य किसके संस्थापक रहे? तो द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य संस्थापक रहे द्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक रहे। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक रहे। श्री रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद के संस्थापक रहे। श्री रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद के संस्थापक रहे। आगे देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग सर्वप्रथम अबू सईद ने किया। जहाँ राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है कहा बापुरो चंद, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहाँ राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है कहा बापुरो चंद, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया जाता है, ठीक है, जब उपमेय को उपमान यानी कि उल्टा बता दिया, कहीं ना कहीं उपमेय को उपमान बता दिया और उपमान को उपमेय बता दिया, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। उपन्यास रहस्य शीर्षक किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य शीर्षक किसका निबंध संग्रह है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है या उपन्यास रहस्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ अन्य ग्रंथ हैं, जैसे नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श इत्यादि। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों की सृजयिता और कृति का नाम हमें बताना है, यानी किस कृति की यह पंक्ति है और उस कृति के रचयिता कौन रहे। तो अंधा युग नामक कृति से ये पंक्तियां उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता रहते हैं धर्मवीर भारती। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह काव्य पंक्ति है नेही नागरीदास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो ओज गुण मौजूद है।
ओज गुण कहाँ पे होता है? जहाँ पे वीरता, शौर्य या फिर बहादुरी की बात की जा रही हो। जिन काव्यों में या फिर जिन पंक्तियों में आपको वीर, शौर्य या फिर बहादुरी के भाव का बोध हो, वहाँ पर ओज गुण मौजूद होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं है। मिश्र बंधुओं में कितने हैं? मिश्र बंधुओं में 3 लोग शामिल है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आगे देखेंगे। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन रहे? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रहे रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रहे रामचंद्र सूरी। यह एक रूपक ग्रंथ है। यह क्या है? एक रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन किया गया है। भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन किया गया है निर्भय भीम व्यायोग में। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। रामलीला मार्कंडे की कहानी नहीं है। यह प्रेमचंद की रचना है। यह किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। इसके अलावा मार्कंडे द्वारा रचित सेमल का फूल उनका एक लघु उपन्यास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मार्कंडे द्वारा रचित उनका एक सेमल का फूल नामक उपन्यास है। यह उनका एक लघु उपन्यास है। ठीक है, सेमल का फूल मार्कंडे द्वारा रचित उनका लघु उपन्यास है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है निम्न में से। शकुंद पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। शकुंद का अर्थ हो जाता है मंद, मस्त, मस्त नहीं हो जाएगा यहाँ पे, मंद, आलसी या फिर कहे तो सुस्त। ठीक है, ये शकुंद का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन रहे? तो गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान रहे गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे अपनी कालचक्र नामक पुस्तक में अंकित किया है। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है विद्यापति के संदर्भ में। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो यह उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से सन 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग, चेहरे अनेक का पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से, ठीक है, नीलाभ प्रकाशन से सन 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देखेंगे। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, कौन सा काव्य दोष है? तो पुनरुक्ति काव्य दोष है। जब किसी काव्य या फिर वाक्य में एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किए जाएं, ठीक है, जब किसी काव्य या फिर वाक्य में एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द, ठीक है, मतलब दिखने में दो अलग अलग शब्द है परंतु उनका अर्थ एक ही है, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी काव्य में दो या दो से अधिक बार किया जाए तो वहाँ पर पुनरुक्ति दोष हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है इनमें से पंख, एक तद्भव शब्द है। पंख क्या है? तद्भव शब्द। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? उपन्यास के संदर्भ में यह कथन
किस इतिहासकार का है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। उपन्यास के संदर्भ में यह कथन बच्चन सिंह का है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होता है? ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होता है? तो ऊट पटांग शब्द में है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसका प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान या फिर प्रथम पद गौण और उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? तो रानी केतकी की कहानी का रचनाकार इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ठीक है, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गुरुधन ए। गुरुधन ए ये कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा? ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, गुरोधन ए ये इसका सही संधि विच्छेद है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उरूपक अलंकार है इन पंक्तियों में। जब अत्यधिक समानता के कारण, ठीक है, अत्यधिक समानता के कारण जब उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में भेद करना जब मुश्किल हो जाता है ना, वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, उपमेय कौन है, उपमान कौन है, यह बताना जब मुश्किल हो जाए, भेद करना मुश्किल हो जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो काशीनाथ सिंह की कहानी है कविता की नई तारीख। काशीनाथ सिंह के कुछ अन्य कहानी संग्रह है जैसे लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, नई तारीख, आदमी नामा इत्यादि। आगे देखेंगे। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन रहे? तो चंद्रकिशोर जायसवाल। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक रहे चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल द्वारा रचित इनके कुछ अन्य कहानी संग्रह है जैसे मैं नहीं माखन खायो, जंग, दुखिया दास कबीर, तर्पण, जमीन इत्यादि। मैं नहीं माखन खायो, जंग, दुखिया दास कबीर, तर्पण, जमीन इत्यादि, ये सभी कहानी संग्रह चंद्रकिशोर जायसवाल द्वारा रचित है। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो देरिदा को माना जाता है विखंडनवाद का जनक। बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास जिसका अंतिम या उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, और प्रथम पद गौण हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जो इंदु ने किया। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जो इंदु ने किया। परमात्मा प्रकाश और योग सार इनके ग्रंथ है। परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश और योग सार किनके ग्रंथ है? तो जो इंदु के ये ग्रंथ है। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीति, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। तो एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना ना होकर के किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है यह। ठीक है, अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? आपादान कारक। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? अपादान कारक। अर्थात अपादान कारक में अलगाव का भाव देखा जाता है। ठीक है, अपादान कारक में अलगाव की भावना देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो पुतलीपा 84 सिद्धों की परंपरा में योगी नहीं योगी है। ठीक है, 84 सिद्धों की परंपरा में किस रूप में जाने जाते हैं? ये एक योगी के रूप में जाने जाते हैं, ना कि योगिनी के रूप में। ठीक है, पुतलीपा एक योगी के रूप में जाने जाते हैं 84 सिद्धों में,
योगिनी के रूप में नहीं। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।